मैंने देखा था एक बार वीडियो में, मतलब उसमें देख रहा था मैं, तो न्यूज़ चैनल चलते हैं ना, तो न्यूज़ चैनल में ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। तो ट्रेन के एक्सीडेंट हो जाने पर उसकी नैतिक जवाबदारी लेते हुए रेल मंत्री ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसा आज भी सरकारों में होता है, जब कोई बहुत ज़्यादा करप्शन पकड़ लिया जाता है या फिर कुछ घटना हो जाती है, तो उस घटना की नैतिक जवाबदारी कोई ना कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लेता है। मान लीजिए कहीं पर बम ब्लास्ट हुआ, तो वो कोई ना कोई संगठन तो जवाबदारी लेता है ना। लश्कर तैयबा के आतंकियों ने जवाबदारी ले ली कि इसको ब्लास्ट को मैंने किया। ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, तो ट्रेन के एक्सीडेंट होने पर वो ट्रेन के जो मंत्री थे, मतलब रेल मंत्री था, वो तो अपने ऑफिस में बैठा था, उसकी तो कोई गलती नहीं थी, उसने तो कुछ भी नहीं किया था। वो चाहते थे कि दुनिया में सबसे अच्छी ट्रेनें चलें, इसलिए उसने मंत्री पद स्वीकार किया। लेकिन कलीग ने अगर कोई गलती करी है, अगर हमारे किसी कर्मचारी से कोई गलती हुई है, तो उसकी नैतिक जवाबदारी किसने ली? रेल मंत्री ने। लाल बहादुर शास्त्री जी ने रिजाइन दे दिया था। ऐसे और भी नेता हुए। मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने देश की ग्रोथ को रोक नहीं पा रहे हैं और रुपए का अवमूल्यन लगातार होता चला जा रहा है, तो फाइनेंस मिनिस्टर अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। मैं इस व्यवसाय को नहीं संभाल पाया हूँ, मैं इसको संभालने में असक्षम हूँ, मैं इस गलती को स्वीकार करते हुए नैतिकता के साथ इस पद का इस्तीफा देता हूँ। आखिर किसी न किसी घटना की जवाबदारी, गलती मैंने की या आपने की, लेकिन जवाबदारी किसी ने ली ना। उसने नैतिकता के साथ उस जवाबदारी लेने के साथ साथ अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आज हमारे बेटे ने शराब पी, आज हमारा बेटा किसी के हाफ मर्डर के केस पे जेल के अंदर बंद है, आज हमारे बच्चा विचाराधीन कैदी है, सजा याफ्ता मुजरिम है, 14 साल की जेल काट रहा है, 7 साल की काट रहा है, 5 साल की काट रहा है। उसकी नैतिक जवाबदारी कौन लेगा? अगर हम ये कह दें कि बच्चे की गलती थी, बच्चा भोगेगा, यही बात फाइनेंस मिनिस्टर भी बोल सकते थे। रेलवे कर्मचारी की गलती थी, रेलवे कर्मचारी को हमने सस्पेंड कर दिया, ये अलग थी कि उसको सस्पेंड कर दिया। लेकिन जवाबदारी, नैतिकता लेते हुए जब बड़े ओहदे के लोग अपने पद से इस्तीफा देते हैं, तब समझ में आता है कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे ऊपर भी लोग डिपार्टमेंटल जवाबदार हैं। किसी की बच्ची ने अपने पति के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में भर करके सीमेंट डाल करके उसको पैक कर दिया, इसमें सिर्फ उस बच्ची जवाबदार है? उसकी बच्ची ही मात्र सजा की हकदार है कि उसके माता पिता भी हैं? बताइए क्या अंतर्मन कहता है? माता पिता भी जवाबदार हैं किस बात के लिए? अरे माता पिता तो खुद ही बोल रहे हैं हमारी बच्ची को आप सजा दे दीजिए, इससे वो बच नहीं सकते। इस बात को कहकर के अगर माता पिता ने नैतिक जवाबदारी लेते हुए आप अपने माता पिता के पद का सही निर्वहन नहीं कर पाए, तब जाकर के आपकी बच्ची इतनी क्रूर हुई। आपके घर के अंदर कोई लड़का लगातार आपकी बेटी के साथ पढ़ने के निमित्त से आता है, क्या आप उसको वॉच नहीं करते? छोड़ देते हैं? कौन है, कहाँ से आया है, किसके घर में रहता है, कौन सी कास्ट का है? हाँ मम्मी वो इस कास्ट का है, खबरदार, पढ़ाओ ना, पढ़ना हो पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, वो लड़का यहाँ पे नहीं आएगा। लड़का तो छोड़िए, आप इस बात को देखिए कि बच्चा कोई गलती करता है, उसकी जवाबदारी उसके माता पिता को भी लेनी पड़ती है। आज एक बेटी ने पूरा का पूरा पति का कत्ल कर दिया, निर्भया कांड हो गया, इसके पूर्व में कोई हिंसा हो गई, या फिर किसी की जीभ काट करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको खिला दिया, कौन जवाबदार है? सिर्फ वो जिसने हत्या की है, बस वही, इसके अलावा कोई नहीं। हाँ महाराज, आप बोलते हैं तो समझ में आता है कि इसके अलावा भी कोई जवाबदार है। उसकी शिक्षा ऐसी कैसे हो गई, कैसे वो क्रूरता में चली गई, कैसे वो अपने पति के साथ रह करके भी इस तरीके के कुकृत्य को अंजाम दे गई?
इसके पीछे माता पिता की भी बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। आपको नैतिक रूप से उस पद से इस्तीफा देना होगा। समाज में कोई समाज का व्यक्ति बिगड़ता है तो बिगड़ती हुई समाज में उसका गुरु जवाबदार होता है। आप अपने बच्चे के लिए कम जवाबदार हैं, आपके बिगड़ते हुए बच्चे के लिए आपसे ज़्यादा उसके गुरु, उसके माता पिता ये भी जवाबदार होते हैं कि तुम थे वहाँ पर, तुम्हारे रहते हुए वो कैसे बिगड़ गया। कोई पूछ बैठे आपसे कि तुम्हारे जैसा पिता पाने के बाद तुम्हारा लड़का जेल में कैसे बंद है। सागर की जेल में, उज्जैन की जेल में, इंदौर की जेल में, किसी भी जेल में एक बार विजिट करके आइए, देखिए 16 साल से लेकर के 26 साल तक के विचाराधीन कैदियों की संख्या कितनी है। एक बार देखो तो सही। दिन भर अपनी दुकान में कपड़ा काटने में, सामान बेचने में लगे रहते हैं। एक बार ये भी देखना जरूरी है, जिंदगी के डेवलपमेंट के लिए इस तरीके का विचार शक्ति भी बहुत जरूरी है। फिर आचार्य कहते हैं, चलिए इसकी शुरुआत देखते हैं कहाँ से गलतियाँ होती हैं और वो गलतियाँ कहाँ पर जाकर के रुकती हैं। जब हमारा आपका शरीर पहली बार बन रहा था, मतलब जब हम इस दुनिया में नहीं आए थे, जब हमने इस भौतिक शरीर को, पार्थिव शरीर को प्राप्त नहीं किया था, जब इसकी शुरुआत माँ के गर्भ में हो रही थी, जब उस माँ के गर्भ में पहली बार कोई जीव आया था, उस वक्त उस जीव ने सबसे पहले पुरुषार्थ किया था 6 पर्याप्तियां पूरी करने का। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। 6 पर्याप्तियां होती हैं। उन 6 पर्याप्तियों की स्वस्थिता आदमी को महान बनाती है। आचार्य वट्टिकेर स्वामी ने इस बात को कहा है कि जब हम पहली बार शुरुआत कर रहे थे अपने जीवन की ना, तो हमारे जीवन की शुरुआत में 6 पर्याप्तियां होती हैं। कोई भी जीव है किसी और पर्याय से, और गति से आकर के जब मनुष्य पर्याय में जन्म लेता है, तो प्रथम अंतर मुहूर्त में सबसे पहले जिस पर्याप्ति को पूरी करता है, उस पर्याप्ति की स्वस्थता का प्रमाण पत्र हमको आज भी निश्चित करना होगा। सबसे पहले कौन सी पर्याप्ति है? आहार पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति का बहुत बड़ा खेल है। आज हम अपने घर के अंदर जो भोजन करते हैं, उस भोजन में से आप खुद निश्चित करके बताइएगा कितना भोजन ऐसा है जो बाजार से रेडी टू ईट आता है और कितना भोजन है जो आप अपने घर के अंदर बनाते हैं। मन को, भावनाओं को, शरीर को भड़काने का सबसे पहला काम किसने किया है? कौन सी पर्याप्ति ने? आहार पर्याप्ति ने। और आहार पर्याप्ति में आज जितना जितना हम ऊंचा उठते हैं, उतना उतना हम लेविश लिविंग स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करते चले जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।